हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कि डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और क्या क्या इसका यूज है कन्वर्जन में, ये सबको भी देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में ये समझना हो कि पैटर्न क्या होता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन का। तो अगर कोई प्राइमरी एल्कोहल है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल जिसका एंड CH2OH होगा, तो अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है और उस प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करें हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड जो बना मीन्स CHO बन जाएगा, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। अगर इसको फर्दर कोई ऑक्सीडाइज करे एल्डिहाइड को भी, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये ग्रुप बन जाएगा। मतलब CH2OH ग्रुप आई मीन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाए तो एसिड बन जाएगा। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीक्वेंस वही होगा, एल्डिहाइड बनेगा तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड पे रुकेगा कब, एल्डिहाइड पे रुकेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगा, ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पे। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नेचर का हो तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड बनते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वहां जाकर रुकेगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड हुआ, उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना पावरफुल नहीं हुआ, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाकर स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसका हम लोग यूज देखते हैं। अगर हमको ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का, तो इसको ऐसा ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, इसको भी थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा तो उसमें CH2OH होगा, उससे CHO बन जाएगा, तो इसको ऑक्सीडेशन क्यों कहेंगे। इसमें अगर हम देखें तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है फिर एक और हाइड्रोजन है, तो इसके पास हाइड्रोजन टोटल हमको 3 दिख रहे हैं। या समझ लें कि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, अभी कार्बन के पास तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हुआ, कम हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि अल्कोहल अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो यह ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। एल्डिहाइड अगर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। इसमें हाइड्रोजन तो कम नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही करते हैं। तो खैर अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसी का करेंगे कैसे, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूरत होगा। दूसरी बात कि अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तब ऐसा होगा ना, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग ऐसे लिखा करते हैं मोस्टली CHOH, ऐसा लिखा हुआ दिखे कहीं तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, मतलब वो C+O, ये ग्रुप उसमें डेवलप हो जाएगा मिडिल, दोनों तरफ कार्बन्स होंगे तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जैसे इसमें एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज अगर हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट कीटोन जो होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन डू नॉट अकर, नहीं होता इसका ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, किसका, कीटोन का। हाँ, लेकिन एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर विगरस कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाए, विगरस का मतलब ये हुआ कि अगर कीटोन को हम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएं और हाई टेम्परेचर दे दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें उसको, और हाई प्रेशर भी दे दें, तब कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन भी ऑक्सीडाइज होगा और उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन वो ब्रेक करके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन
एंड दे कैन ऑल्सो फॉर्म स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये होता है। बात रह गया टर्सरी अल्कोहल का। तो टर्सरी अल्कोहल का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड कीटोन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने वाला है। तो ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग हुआ तो सीधे जाके यहाँ पे रुकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड हुआ, थोड़ा वीक हुआ, तो एल्डिहाइड पे जाके रुकेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में माइल्ड ले या स्ट्रॉन्ग ले, वो नॉर्मली हमेशा क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। हाँ, बहुत विगरस कंडीशन प्रोवाइड किया गया तब एसिड बनेगा। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर भी होना जरूरी है, तभी बन पाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमको याद रखना जरूरी है। जो यहाँ पे सबसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दो कैटेगरी में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रख लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो है उनको अलग रख लेते हैं और जो स्ट्रॉन्ग है उनको अलग रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। अब ये एसिडिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है या अल्कलाइन भी हो सकता है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट हम दोनों मीडियम यूज करते हैं, एसिड के साथ भी यूज करते हैं, बेस के साथ भी यूज करते हैं। तो KMnO4 पे ध्यान देना है, इसके साथ H+ भी लिखा रह सकता है, OH- भी लिखा रह सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज लिखा रहेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो होता है K2Cr2O7। इसको हम लोग एसिड के साथ ही यूज करते हैं, H+ के साथ, H2SO4 के साथ नॉर्मली यूज करते हैं। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तीसरा है CrO3 एंड H2SO4। ये दोनों में से कोई एक नहीं, ऑब्लिक यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, दोनों को साथ दिखा रहे हैं एक्चुअली, ये भी होगा और ये भी होगा। CrO3 और H2SO4 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसका नाम होता है एक्चुअली जोन्स रीएजेंट। जोन्स रीएजेंट, और ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जोन्स रीएजेंट। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि CrO3 और H2SO4 दोनों का होना मैंडेटरी है, सिर्फ CrO3 नहीं होना चाहिए, H2SO4 होना ही चाहिए या H+। अब तीसरा और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है H2CrO4। बोलते हैं इसको हम लोग क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इवन ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक एसिड। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे इसके बाद कुछ माइल्ड और स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, जो माइल्ड तो है ही बट कुछ स्पेसिफिक नेचर के भी हैं, मतलब उनका काम कुछ पर्टिकुलर होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, अगर ये एरो पे लिखा हुआ है KMnO4 लिखा हुआ है या K2Cr2O7 लिखा हुआ है या जोन्स रीएजेंट लिखा हुआ है या क्रोमिक एसिड लिखा हुआ है, तो इसमें से किसी का फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, तो एक चीज तो श्योर है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो वो एल्डिहाइड पर रुकने वाला नहीं है, वो जब भी बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा, अभी जैसे पीछे बताया हम, वो हमेशा कहाँ पे आकर रुकेगा, एसिड पे। तो अगर एल्डिहाइड पर रुकना हो तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो कुछ रिएजेंट हैं स्पेसिफिक जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने के लिए ही यूज होता है, एल्डिहाइड से आगे वो नहीं जाने देगा। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि माइल्ड और स्पेसिफिक होते हैं थोड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेंगे, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में जो कन्वर्ट करते हैं।
तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहला है, वो PCC है। इसका नाम है पिरिडीनियम। पिरिडीनियम इसका फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। एक तो PCC हुआ। दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सेम पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, वो क्या है? वो है हमारे पास CrO3 इन एसीटोन। अब यहाँ पे एक चीज कोई कंफ्यूज कर सकता है। CrO3 हम यहाँ जोन्स रिएजेंट में भी बताया और CrO3 हम यहाँ भी बताया, बट दोनों में फर्क है। यहाँ पे हम CrO3 विथ एसिड बताया H2SO4, यहाँ पे CrO3 विथ एसीटोन है। ये एनहाइड्रस मीडियम है, वाटर नहीं है, इसमें एसीटोन ही होना चाहिए या कोई एनहाइड्रस मीडियम, मतलब पानी नहीं होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब ये हुआ कि मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। तो PCC यूज करें या फिर सिर्फ CrO3 भी लिखा रहेगा तो हम एनहाइड्रस ही समझेंगे, CrO3 एसीटोन भी लिखा रहेगा तो एनहाइड्रस समझेंगे। जोन्स के लिए दोनों होना जरूरी है, CrO3 H2SO4 या फिर CrO3 H+, ऐसा कुछ लिखा है। ये दोनों रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज और जो थोड़ा अलग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डायरेक्टली उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट क्या है ना कि कॉपर भी सेम पर्पस के लिए यूज होता है। तो एक चीज और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि कॉपर मेटल कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉपर मेटल का भी यूज कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये होता है, ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर देख लिए और बाकी के 4 इधर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमको एल्डिहाइड मिल गया है और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, बाकी ग्रुप को अफेक्ट नहीं होने देना है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इसके लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं? तो एक का नाम है टॉलेंस रिएजेंट। इसका काम होता है एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना है, कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट कर देना। तो एक तो है टॉलेंस रिएजेंट। इसका फॉर्मूला ये होता है AgNH3 ऑल ट्वाइस OH-। ये इस पे प्लस होगा, कॉम्प्लेक्स पे OH पे माइनस। और कॉमनली इसका नाम वैसे होता है, केमिकल नेम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। तो इसका काम होता है एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना। एक चीज और ध्यान देना है कि जब टॉलरेंस रिएजेंट यूज करेंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक है, किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करेगा। दूसरा हम लोग यूज करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के जगह पे फेलिंग्स रिएजेंट। और इसको हम लोग फॉर्मुलेट अगर करें तो इसमें सिर्फ कॉपर आयन होता है, साथ में OH- होता है। ये कॉपर आयन मेन रोल प्ले करता है। तो ये सब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसका यूज कि कैसे ये सब रिएजेंट का यूज करेंगे और प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड OH, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। तो अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करते हैं कि PCC लिखा हुआ है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो 2 चीज पहचानना जरूरी है कि एरो पे जो लिखा हुआ है वो है क्या।
तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर एरो पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख के दिया है तो ऑक्सीडेशन ही होगा और ऑक्सीडेशन वाला ही कोई प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हीं तीनों में से कुछ बनेगा। तो कैसा एल्कोहल है, जो एल्कोहल दिया है वो कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, CH2OH। तो एक चीज और क्लियर हो गया, सीक्वेंस को भी हम देखें तो पता चलेगा कि या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो फिर ये नोटिस करना है कि कैसा रिएजेंट है, कोई स्पेसिफिक है या स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ये स्पेसिफिक रिएजेंट। तो क्या बनेगा फिर, एल्डिहाइड बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देंगे CHO। तो इस CH2OH के जगह पे हम लिख दिए CHO। अब इसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ था, इसके पीछे था CH, इसके पीछे था डबल बॉन्ड, फिर उसके पीछे था फिर से CH, फिर उसके पीछे था CH3। इसी चीज को लिख दिए, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नॉर्मल केसेस में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कहीं भी कार्बन के नंबर चेंज नहीं होते। अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट होता, सपोज करें कि ये अल्कोहल होता CH3 CH2OH। अब यहाँ पे लिख दे कोई कॉपर। तो अभी हम बताइए कॉपर भी सेम वही काम करता है। वैसे यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं 573 केल्विन, थोड़ा हीट करते हैं इसको। तो क्या बनेगा, तो हम बोले कि जो काम PCC कर सकता है वही काम कॉपर से भी हो सकता है। तो क्या बनेगा, ये भी तो CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्या बन जाएगा फिर, CH3 तो ऐसे ही रहेगा और प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। उसके बाद फिर अगर हमारे पास सपोज करें कि ये अल्कोहल है, यहां पे हम मेंशन कर देते हैं OH। अब ये अल्कोहल है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि रिंग का 1 2 3 4 4 5 6 जो 6 कॉर्नर्स होते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग में, किसी भी रिंग में कोई जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर ही अगर OH है तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, क्योंकि वो अल्कोहल तो दो कार्बन से, जिस कार्बन पे ये OH है इस कार्बन पर OH है, अब ये वाला कार्बन इधर से भी सराउंडेड है, इधर से भी सराउंडेड है ये वाला कार्बन, तो ये प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं होगा। तो रिंग में जहां पे भी OH होगा वो हमेशा क्या होंगे, ये होंगे हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। कॉर्नर पर किसी रिंग के कॉर्नर पर OH लिखा देखे तो सेकेंडरी अल्कोहल समझ लेना है। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करना चाहे CrO3 से लिख देते हैं, एरो हम लिखते हैं CrO3। अब CrO3 क्या है, CrO3 के साथ H2SO4 लिखे होते तब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। सिर्फ CrO3 लिखा हुआ है तो एनहाइड्रस मीडियम में वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे एसीटोन लिख सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। और कीटोन बनाना शरीर में और भी आसान है, बस जहां पे अल्कोहल है वहीं पे डबल बॉन्ड करके O लिख देना, ये कीटोन बन गया। ये साइक्लोहेक्सेनॉल था, ये साइक्लोहेक्सेनोन बन गया, कीटोन बन गया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज कर रहे होते तो प्रोडक्ट यही बनता, कीटोन ही बनता। स्ट्रॉन्ग के केस में भी कीटोन ही बनता है, हाँ, जब तक उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं प्रोवाइड किया जाए। अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, तभी कीटोन से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 CH2OH ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई मेंशन कर दिया K2Cr2O7 साथ में लिखा H+। अब इसमें क्या बनेगा, ये तो फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्टली एसिड नहीं लिख देना है, ये भी देखना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग है तो प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी और स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी में स्ट्रॉन्ग रहे तो भी, माइल्ड रहे तब भी, नॉर्मल सिचुएशन में क्या बनता है, कीटोन ही बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो COOH लिख देंगे, फिर इधर लिखेंगे CH CH3 CH3, बाकी ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ होता हमारे पास तो क्या लिखते फिर, जैसे कि ये बेंजीन है और यहाँ पे CH2 है OH, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, बेंजीन में CH2OH।
और यहाँ पे लिख दे KMnO4 ऐसे, और साथ में एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। अब इसके साथ इसको हीट कर दे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, इवन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और बना देगा एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH2OH बन जाएगा C+H। लेकिन एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मीडियम बेसिक है, अगर यहाँ पे H+ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोडक्ट ये ठीक था। लेकिन मीडियम यहाँ पे OH- जो लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है कोई। तो बेस प्रेजेंट है और ये एसिड बना है, तो बेस एसिड को छोड़ेगा तो नहीं, उसके H+ को क्या कर लेगा, स्नैच कर लेगा, H+ को उसको निकाल लेगा। बेस का काम होता है एसिड के H+ को निकाल देना, तो एसिड का H+ निकल जाएगा, तो ये H निकल जाएगा यहाँ से, बेस निकाल लेगा उसको, H+ निकलेगा तो बचेगा क्या, माइनस। तो ये प्रोडक्ट C+O- लिखना ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद फिर अगर हमारे पास ये दूसरा रिएक्शन हो, अगर यही ऐसे लिखा रहता CH2OH ऐसे लिखा हुआ, अब यहाँ पे ऐसे जब लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर हम PCC लिखे होते तो क्या बनता, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या बन जाता, एल्डिहाइड बन जाता। PCC एल्डिहाइड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे लिख देते CHO। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। PCC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सबको अफेक्ट नहीं करता है। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है भी पहले से, जैसे देखे थे फर्स्ट वाले एग्जांपल में, तो वो सब एज इट इज रहे। एक चीज और, अगर हमारे पास ये अल्कोहल है CH3 CHOH, फिर CH2 है, फिर CH3 है, ऐसा कोई अल्कोहल है हमारे पास, इसको अगर हम लोग कॉपर के साथ हीट कर दे 573 केल्विन पे तो क्या होगा। तो कॉपर के साथ ये हीट कर रहे हैं, तो कॉपर का बिहेवियर अभी लोग देख रहे थे, थोड़ा स्पेसिफिक नेचर का होता है। वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है CHOH, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा कॉपर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। कीटोन कैसे लिखा जाता है, CHOH है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे C+O, और बाकी चीजों को तो वैसे ही रहने देंगे। तो ये कीटोन बन गया, साइड प्रोडक्ट लिखते नहीं हम लोग। हाँ, कॉपर का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर कोई टर्सरी अल्कोहल, हम तो बताए कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और बात सही भी है, नहीं भी होता है। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल को कोई कॉपर के साथ हीट कर दे तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। 573 केल्विन टेम्परेचर पे इसको अगर हम हीट कर दें तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर निकल जाता है इसमें से। तो वाटर कैसे निकलेगा, इसमें से निकलेगा तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। तो कॉपर एक ऐसा अल्कोहल है 3 डिग्री, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी में नहीं होता है। सेकेंडरी में तो कीटोन होगा, प्राइमरी में तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी नहीं, टर्सरी जब अल्कोहल होगा और उसको हीट किया गया तब वहां पे बनने लगेगा कीटोन, सॉरी एल्कीन बनेगा। डिहाइड्रेशन होगा तो कैसे बनेगा, ये OH तो निकलेगा और OH के बाद बगल से H, यहाँ पे 3H है या यहाँ पे 3H है, यहाँ पे किसी बगल कार्बन का एक H अगर निकाल दो तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा। तो यहाँ का OH हम हटा दिए तो कार्बन बच गया सिर्फ, इधर के कार्बन को हम ऐसे ही रहने देते हैं और इधर के कार्बन को भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो फिर H निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से H निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। OH और यहाँ से निकला हुआ H क्या बन जाएगा, H2O, और इनके बीच में H और OH, इस कार्बन का H, इस कार्बन का और इस कार्बन का OH, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा, अल्कीन बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये टर्सरी है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि
अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2 और यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है CH2OH और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक एसिड यूज कर लेते हैं H2CrO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या बनता? प्रोडक्ट बेस किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, या इसके जगह पे कोई यूज कर लेता जोन्स रिएजेंट CrO3H+, तो क्या बन जाता फिर? तो अगर ये सब यूज किया जाता तो इस केस में डेफिनेटली क्या बनता? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड बनता, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं COOH और बाकी चीजों को वैसे ही रहने देते हैं CH2 फिर से CH2 और लास्ट में CH3 है। ये प्रोडक्ट बन जाता है 1 2 3 4 सॉरी एक कार्बन यहाँ पे ज्यादा होंगे, ये कार्बन का नंबर हमेशा सेम रहे 2 3 ये बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो टॉलरेंस रिएजेंट और जो फेलिंग्स रिएजेंट है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, तो वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो उसका एप्लीकेशन वहीं पे हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग एल्कोहल फिनॉल को ही कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर निकलेगा कहाँ से? अल्कोहल से। तो वाटर से अगर अल्कोहल से अगर वाटर निकल जाए तो उस प्रोसेस के डिहाइड्रेशन बोलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन डिहाइड्रेशन होगा तो अपने आप तो नहीं होगा, तो डिहाइड्रेशन करने के लिए अल्कोहल से वाटर को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जो रिएजेंट यूज होता है इसके लिए, रिएजेंट यूज्ड क्या यूज होता है? तो हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस प्रोसेस इस पर्पस के लिए, या यूज कर लेते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, या कोई एल्यूमिना भी यूज कर लेता है। एल्यूमिना मतलब कि Al2O3, इसके साथ भी हीट करने पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाता है। तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा कॉमनली हम लोग इसका और इसका यूज करते हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए। तो देखते हैं डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे हम तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कोई अल्कीन बनेगा। एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट, और एल्कीन बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो एक रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे कि अल्कोहल must have 1 बीटा हाइड्रोजन। अल्कोहल में 1 बीटा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक। तो यहाँ पे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहला क्या कि रिएजेंट हम लोग ये क्या यूज करेंगे, दूसरा क्या कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तीसरा क्या कि अल्कोहल का रिक्वायरमेंट, सारे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ क्या? नहीं, उसके पास बीटा हाइड्रोजन एक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हमारे पास अल्कोहल है CH3OH, तो इसका डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता, अल्कीन बनेगा भी तो कार्बन है नहीं इसमें, तो इसमें नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है कि ये अल्फा कार्बन है और बगल में बीटा होता है, तो इसमें नहीं बनता है, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है। मिथेनॉल में डिहाइड्रेशन, ये मिथेनॉल है, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है कि जैसे कि एक अल्कोहल है CH3CH2OH,
तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। अल्फा कौन है? OH के बगल में जो है अल्फा, उसके बगल में जो है वो बीटा। तो ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन होना चाहिए एक, बीटा पे हाइड्रोजन है 3, एक का ही जरूरत है, ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या यूज करेंगे साथ में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 443 केल्विन। अभी तक हम ये नहीं मेंशन कर रहे थे कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 443 केल्विन पे क्या बनता है और 413 पे क्या बनता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 443 केल्विन टेम्परेचर जब यूज करते हैं, यहाँ पे हम दो चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, CH3 CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और अगर 413 केल्विन को यूज किया, टेम्परेचर बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है। तो यहाँ भी अल्फा बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है। तो हम यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहेंगे कि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 की यूज करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 एक लो टेम्परेचर है इसके कंपेरेटिवली, याद करना आसान है, 444 लगभग समझ सकते हैं इसको। तो इस टेम्परेचर पे अल्कीन बनता है और इस टेम्परेचर पे ईथर बनता है। ये सिर्फ इथेनॉल के लिए बात है, सारे अल्कोहल्स के लिए ये टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड्स के सिलेबस का पार्ट है और इससे बहुत बार MCQ में क्वेश्चंस भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर में भी। तो ये देखना जरूरी है कि इथेनॉल के साथ ये टेम्परेचर हम मेंशन कर रहे हैं। तो इथेनॉल के साथ H2SO4, इथेनॉल के साथ ही H2SO4, बट एक में अल्कीन एक में ईथर, सिर्फ टेम्परेचर बदल देने से। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा मेन प्रोडक्ट, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों में डिहाइड्रेशन होगा, इसमें ईथर बनेगा, ये प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2O CH2 CH3। टोटल 2 मोल इसका यूज हो जाता है और ये ईथर बन जाता है और साथ में वाटर निकलता है, और इसमें भी साथ में निकलता है वाटर। इस रिएक्शन के बारे में ये हम एक साथ बता दिए क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे टॉपिक के बाद। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अल्कीन वाले को, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो हमारे पास ये इथेनॉल 443 केल्विन पे H2SO4 लिए इसको हीट किए, तो बीटा से एक हाइड्रोजन को निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे बीटा से तो हो जाएगा ये CH2, अल्फा से तो OH निकलेगा, तभी वाटर बन सकता है, तो OH निकल जाएगा तो ये भी बच जाएगा CH2, इससे H इससे OH, तो इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, H यहाँ से और यहाँ से OH मिलकर बना लेगा H2, तो ये प्रोडक्ट बनता है इसमें। अब बात रह गया मैकेनिज्म का, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका मैकेनिज्म या मैकेनिज्म के कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब बेसिकली हमको ये समझना है, जानना है कि इथेनॉल से कैसे कैसे होके इथीन तक पहुंच जाता है, कैसे इथीन बन जाता है। और अगर इस मैकेनिज्म को हम समझ गए तो हर एक रिएक्शन में गेस कर सकते हैं कि सब में वैसे ही होता होगा, एक में जैसे होता है सब में वैसे ही होता होगा। तो एक से हमको बहुत आइडिया लग जाता है कैसे कैसे हो। मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, अगर मैकेनिज्म को लिखना है, समझना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो एसिड है, कहीं भी जो एसिड रहता है लिखा हुआ, उसको सबसे पहले ब्रेक करना चाहिए। तो हम H2SO4 को सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। अब क्योंकि ये एसिड है, ये ब्रेक करेगा, तो कैसे ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा H पॉजिटिव में प्लस HSO4 नेगेटिव में, ऐसे ब्रेक कर जाएगा। ये जब ब्रेक करेगा तो डोनेट कर देगा H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन, क्योंकि वाटर में ही ये ब्रेक करता है, एसिड के साथ कुछ ना कुछ वाटर होगा तो एक्वस लिख देते हैं यहाँ पे। और इसको क्या बोलते हैं बेसिकली हम लोग, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन बन गया। अब इसके बाद ये प्रोटॉन का फॉर्मेशन किया H2SO4, तो होगा क्या, अब हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेरा रिएक्टेंट ये है, तो हम रिएक्टेंट को पहले लिख लेते हैं, CH3 लिख लिए, फिर CH2 लिख लिए, फिर OH लिख लिए।
OH इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम ही है इसका फंक्शनल ग्रुप, तो जो कुछ भी फंक्शन स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। अल्कोहल लिख लिए। और एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रोटॉन, H+, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे साइड में प्लस करके लिख लेना है H+, मतलब कि प्रोटॉन को लिख लेना है। अब ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर होते हैं, मैकेनिज्म लिखते टाइम इस चीज को ज्यादा ध्यान देना, लोन पेयर होता है। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है मतलब उस पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, प्लस के पास। हमेशा मूव माइनस करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है, कभी पॉजिटिव नहीं मूव करता है। तो ये लोन पेयर जाएगा कहाँ पे, H+ के पास, हमेशा लोन पेयर ही मूव करते दिखे। तो कर्व एरो ऐसे दिखाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट CH3, ये तो वैसे ही रहा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी वैसे ही रहा, फिर O सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या H, तो फिर H लिख दिए। ये वाला H भी तो यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ पे हम एक H और लिख देते हैं। यहाँ वाला लोन पेयर बचा रह गया, तो ये बच गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया H+ को, तो ये प्लस इसके पास, ये बता रहा था पहले कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मिला तो प्लस इसका खत्म हो जाना चाहिए ना। हाँ, तो खत्म हो जाए, इसके पास अब प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो इसको बोलते हैं लोग स्टेप 1। ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है और इस स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जुड़ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो ये इसका मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यही मेंशन कर देते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, अब ये जो बन के निकला है प्रोटोनेशन के बाद वो ये है। अब यहां से देखते हैं कि फिर ये आगे कैसे बढ़ता है, तो उसको लिखते हैं फिर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर O, फिर इधर H कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी तरफ। यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे चार्ज है प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर प्लस आया, बट एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब कभी भी प्लस आ जाए डोनेट करने के बाद, तो बहुत देर तक नहीं रुकेगा। वो क्या है कि ऑक्सीजन के नेचर के अपोजिट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका नेचर है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो टेम्पोररी ही आएगा, कुछ ही देर तक रुकेगा वो फिर वैसे सिचुएशन में ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया तो स्टेबल नहीं रखा गया ऑक्सीजन अब पहले जैसा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा ऑक्सीजन प्लस के बाद, प्लस तो आएगा डोनेट करने पे, बट वो बहुत देर तक रुकेगा नहीं, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को हम लोग अभी ब्रेक नहीं करेंगे। इस बॉन्ड को क्यों नहीं ब्रेक करें, ऑक्सीजन के पास ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड दिख रहा है, तो तीनों में से किसी को ब्रेक किया जा सकता है प्लस को हटाने के लिए, लेकिन हम इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि O के साथ H और ये दूसरा H अभी ही तो जुड़ा है, ये तो न्यूली फॉर्म बॉन्ड है, तो बॉन्ड न्यूली फॉर्म बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। ये दोनों तो हाइड्रोजन के साथ हम बॉन्ड बना ही है कि यहाँ से O और दो H2O बन के निकले, तो हमको यहाँ से H2O को अलग करना है, तो ये कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ध्यान देना है। तो ये बॉन्ड से हम एरो स्टार्ट करेंगे और ऐसे ले जाएंगे, इसकी तरफ दिखाएंगे ऐसे, मतलब कि ये बॉन्ड टूट के और इधर ऑक्सीजन की तरफ चला गया। तो ये बॉन्ड टूट के जब ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, CH3 बच जाएगा, CH2 बच जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे हुआ टूट के चला गया ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन की तरफ ये दोनों की तरफ चला गया, तो ऑक्सीजन का तो प्लस खत्म। इस बॉन्ड के टूटने से लॉस इस कार्बन को लॉस हुआ, तो लॉस को हम लोग दिखाते हैं केमिस्ट्री में प्लस चार्ज, ये बन जाएगा। और निकला क्या यहाँ से, 2H और एक O, H2O निकल गया, 2H और एक O, H2O। अब इस स्टेप में क्या बन गया हमारे पास, इसमें तो प्रोटोनेशन हुआ था, इस स्टेप में क्या बन गया, कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस आ गया, कार्बोकेटायन बन गया। इसीलिए स्टेप 2 का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये हुआ सेकेंड स्टेप। अब इसमें बन गया कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है बहुत, तो कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बन का बॉन्ड इसमें कम दिख रहा होगा। एक बॉन्ड इधर इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन के साथ, कितना बॉन्ड है? 3। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो 3 बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, 8 से कम है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये कार्बन जब शुरू में था तो इसका 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर 3, एक बॉन्ड इधर 4 बॉन्ड था। अब इसका बेचारे का एक बॉन्ड कम हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इधर से इधर ही जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है, बाद में कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इधर से इधर जाने में इसको लॉस हो रहा है ना, तो इधर मूव नहीं करना चाहेगा। तो जिधर मूव नहीं करना चाहेगा वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा उसको होने में ज़्यादा, बिना मन का हो रहा है वो। तो ये स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में सबसे स्लो यही होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि मैकेनिज्म का जो सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दैट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना रेट इसका ज़्यादा होगा, कितना रेट कम होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को। अब इसका स्टेप देखते हैं हम लोग थर्ड। तो स्टेप थर्ड क्या हुआ? अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, वाटर निकल चुका है, डिहाइड्रेशन हो चुका है। अब स्टेप थर्ड में देखते हैं क्या है। जो कार्बोकेटायन बना है उसी को लिख लेते हैं हम लोग, अलग अलग करके ऐसे लिख लेते हैं। फिर CH2 इस सबको अलग अलग करके लिख लिया, और इस कार्बन पे यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका 3 ही बॉन्ड है, इसको लॉस हो चुका है। अब इस लॉस को कंपनसेट कैसे करेगा? तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अगर टूट के इधर आ जाए, इस साइड आ जाए, ये एरो के साथ ऐसे दिखा, अगर ये टूट के इधर आ जाए तो क्या होगा? फिर इसके टूट के आने से क्या होगा कि C के साथ एक और एक 2 H, यहाँ वाला और यहाँ वाला H को हम यहाँ लिखेंगे। बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर क्या है? कार्बन। फिर क्या है? यहाँ वाला H यहाँ लिख दिए, यहाँ वाले H को यहाँ लिख दिए। ऐसे आने से क्या फायदा हुआ? इसका 4 बॉन्ड मेंटेन हो गया, 1 2 और 2 इधर 4, 1 2 और 2, इसका दोनों का मेंटेन हो गया 4। ये टूट के निकल जाएगा। मतलब शुरू में H+ जो जुड़ा था, फर्स्ट स्टेप में देखें तो प्रोटॉन जुड़ा था, लास्ट में उसी में से एक प्रोटॉन निकल गया, इस हाइड्रोजन इस कार्बन का प्रोटॉन निकल गया। यहाँ प्लस करके लिख देंगे H+, मतलब ये H+ निकल गया यहाँ से। यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ H+ बन के निकल गया। तो H+ हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन निकला, अटैच हुआ था, लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकल गया। प्रोटॉन निकल गया, इसीलिए लास्ट स्टेप का नाम होता है डीप्रोटोनेशन। अब लोग नोटिस करें, हम लास्टली कहाँ पहुंच गए? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहीं पे पहुंच गए, यही वाला चीज यहाँ पे लिखा। तो इतना प्रोसेस होते हुए इथीन तक पहुंचते हैं, बीच में वाटर भी निकलता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया, ऐसे डिटेल में रिएक्शन होता है, तब जाके यहाँ तक प्रोडक्ट बनता है। तो ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बार एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले। क्वेश्चन ये था कि ये अल्कोहल ऐसे लिखा हुआ था, OH प्लस लिखा हुआ था, ऐसे H3O प्लस लिखा हुआ था, और ये प्रोडक्ट लिखा हुआ था CH3 CH2 OH2 प्लस, और साथ में लिखा हुआ था H2।
अब बताना था कि इससे ये बना, तो यहाँ पे मेंशन क्वेश्चन में लिखा हुआ था सो कर्व्ड एरो नोटेशन। इसके लिए कर्व्ड एरो नोटेशन को दिखाना था कि ऐसे जो बना उसके लिए कैसे कैसे बना, कैसे हम दिखाएंगे कि ये एच यहाँ जुड़ा है, ऐसे ब्रेक करके निकले। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। CH3 है, CH2 है, O है, O के साथ H है, अलग अलग करके लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा सही होगा कि हम लोन पेयर भी दिखा ही दें। यहाँ पे लोन पेयर दिखा दिए। H3O प्लस को भी हम अलग अलग करके दिखा देते हैं। एक H बीच में प्लस साइन दे दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा दूर दिखा देते हैं इसको। OH H और O पे चार्ज प्लस, ये H3O प्लस को भी अलग करके लिख लिए हम, इसको भी लिख लिए। अब इससे हमको ये बनते हुए दिखाना है, बन रहा है वो, तो इसमें ऑक्सीजन पे है प्लस। अब एक चीज हम लोग बहुत पहले 9-10 से पढ़ रहे हैं कि H प्लस को H3O प्लस भी लिखा जाता है, H प्लस एक्वस को H3O प्लस भी लिखा जाता है, क्योंकि H प्लस जो है वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस बन जाता है। तो अगर H प्लस या H3O प्लस दोनों में से कोई भी चीज लिखा हुआ है तो मेरा ध्यान H3O प्लस पे नहीं पूरा होना चाहिए, मेरा ध्यान उस पर एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उस पर होना चाहिए। तो ये H3O प्लस H प्लस को इस फॉर्म में हम लोग लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक H निकलेगा, और बेसिकली है क्या कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, जैसा भी बता रहे थे। तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज के साथ स्टेबल होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, उसके 3 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड को तोड़ देते हैं। 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ऐसे यहाँ से लेके ऐसे टूटते हुए दिखा देते हैं। ये बॉन्ड ऐसे टूट के इसी के पास चला गया, तो ये बॉन्ड टूट गया। तो ये जब बॉन्ड टूट गया तो ये वाला हाइड्रोजन तो अलग हो गया ना। तो जब इस हाइड्रोजन अलग हो गया तो इस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? अच्छा, ये हाइड्रोजन इधर से ऐसे चला गया इसके पास, क्योंकि लॉस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड टूट के इसके पास चला गया। तो ये H जो यहाँ से निकलेगा उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर। इधर भी तो ऑक्सीजन बैठा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, उसको हाइड्रोजन चाहिए, ये वाला हाइड्रोजन उसको जैसा भी लोग फर्स्ट स्टेप में देखे थे, उसको ये क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, फिर CH2 बन जाएगा, फिर O हो जाएगा। O के साथ क्या हो जाएगा? इधर का ये H, ये वाला H लिखे, और यहाँ से जो H आया उसको हम लिख देते हैं ऊपर की तरफ H, एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस अभी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये H हट गया तो क्या बच गया? 2H और O। ये पूरा मैकेनिज्म नहीं पूछा है, बस मैकेनिज्म के एक पार्ट पूछा है, तो यही चीज बन गया, यही शो करना था यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट किया हम, क्या बना हमारा? CH3 बना, CH2 बना, O बना, O के साथ 2H, OH2 प्लस भी बना, और साथ में H2O भी बना। तो ये हो गया। तो ये चीज हमको पता होता तो सिंपली यहाँ से ब्रेक करते और ये H इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ये अपना लोन पेयर सब नेक्स्ट को एक्सेप्ट कर लेता, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता। तो ये क्वेश्चन था। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। अब अगर हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल था तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बना। अगर हमारे पास जैसे भी कार्बोकेटायन देखे हम तो CH2 पे प्लस था, वो प्राइमरी कार्बोकेटायन था। अगर हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल रहता तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता बीच में। जैसे अभी हम देख रहे थे, ये हमारे पास अल्कोहल था CH3 CH2 OH, ये OH निकला था बीच में और हमारे पास ये कार्बोकेटायन था, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था। अगर इसमें रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन और फास्ट होता है, आसानी से होता है। कहने का मतलब मेरा बस ये है कि सबसे आसानी से प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ज़्यादा इजीली वाटर निकाल देते हैं। तो इसको अगर हम H2SO4 के साथ हीट कर दें या फिर इसके जगह पे H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी के साथ अगर हम इसको हीट करें तो क्या बनेगा? वाटर निकलेगा, अल्फा बीटा, जिसपे OH है वही अल्फा है, और अल्फा के बगल में ये बीटा है।
बीटा ये भी है बट किसी एक ही का यूज करेंगे। मान लेते हैं हम इसका और इसका यूज कर लेते हैं। तो CH3 एज इट इज रहेगा, फिर CH रहेगा, CH यहाँ से क्या निकलेगा OH, बीटा से क्या निकलता है H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, 3 से 2 हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड और प्लस क्या निकल जाएगा OH और H2 बन के निकल जाएगा। अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा इस टाइप का तब तो डिहाइड्रेशन और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन टर्शियरी बनेगा। तो इसको अगर हम H3PO4 के साथ हीट करते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम जाना पड़ता है, थोड़ा ही हीट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन टर्शियरी के साथ और आसान होता है। तो अल्फा कौन होगा, जहाँ पे OH है वही अल्फा है, फिर ये बीटा है, अल्फा के बगल में बीटा तो ये भी है, ये भी है, तीनों जगह हाइड्रोजन है तीनों बीटा पे, तो किसी बीटा का यूज कर लें, तीनों तो एक ही जैसा है। तो कौन सा बीटा होगा, फिर क्या बनेगा प्रोडक्ट, अगर हम इसको यूज कर लें, इस बीटा को और इस अल्फा को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, C नीचे का भी CH3 ऐसे ही रहेगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक H कम होगा तो CH2 और प्लस क्या बन जाएगा H2, तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा इसमें। तो सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब ये कि सबसे इजीली डिहाइड्रेशन किसका होता है। तो सबसे इजीली होता है 3 डिग्री अल्कोहल का, उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है 2 डिग्री अल्कोहल का, और थोड़ा इन दोनों से और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है 1 डिग्री अल्कोहल का। तो सबसे इजीली 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। रीजन अगर पूछा जाए क्यों होता है, तो बिकॉज इन 3 डिग्री अल्कोहल, इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स वी गेट 3 degree carbocation, which is quite more stable than 2 degree and 1 degree carbocation. That's why. अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके अंदर। अगर हमारे पास ये अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल, और इसको हम हीट करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ या H3PO4 के साथ, इसको हम लोग हीट कर दें, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, डिहाइड्रेशन होगा इससे। तो अल्कोहल है और H2SO4 या H3PO4 है, तो उससे तो डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, तो डिहाइड्रेशन होगा तो कैसे पता चलेगा क्या होगा, तो ये अल्फा जिस पर अटैच है और ये क्या बीटा, तो ये भी बीटा है, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, तो बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, अल्फा से H, तो ये और ये बन के यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर कोई क्या करे कि इधर से डबल बॉन्ड बना दे तो इस केस में सही होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, यहाँ नहीं बना के यहाँ बना दे, तभी सेम प्रोडक्ट होगा, साइक्लोहेक्सीन बन गया ये। एक चीज और, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 CH3, ये अल्कोहल है, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर रहे हैं, इसमें क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन तो यहाँ होगा प्लस H2 निकलेगा, तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ये भी हुआ बीटा, तो किसी का यूज कर ले प्रोडक्ट तो एल्कीन ही बनेगा, तो किसी का यूज कर ले क्या नहीं, यहाँ पे दोनों में से किसी का यूज करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वाला जो बीटा है वो अलग टाइप का बीटा है, इस पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ के बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, तो दोनों बीटा का कैटेगरी एक टाइप का नहीं है। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल देखे सब में एक ही कैटेगरी का था, ये बीटा और ये बीटा एक कैटेगरी का था, इससे पहले भी 2 एग्जाम्पल थे, दोनों में बीटा एक ही कैटेगरी का था, तो दोनों में से हम तीनों में से किसी एक का यूज कर लेते थे। लेकिन इन दोनों का कैटेगरी क्योंकि अलग अलग है, तो दोनों का यूज करने का मतलब एक नहीं होगा, तो फिर दोनों से अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो 2 तरह का प्रोडक्ट हमको बनाना पड़ेगा। तो एक बार हम इसका और इसका यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। अभी इसको स्किप करते हैं, इसको नहीं रखते, तो क्या बनेगा, तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम कर देंगे, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, OH तो निकलेगा ही, इधर का यूज करें नहीं है अभी, तो ये CH2 और CH3 ये बन जाएगा, प्लस H2O बनेगा, H2O नहीं लिख रहे अभी,
प्लस अगर हम इधर का यूज नहीं करके इसका और इसका यूज किए होते तब क्या बनता, तब इधर वाला CH3 साइलेंट रहता उस टाइम, CH3 प्लस यहाँ लिख देते हैं CH3, फिर CH का तो सिंगल बॉन्ड CH, इसका OH निकलता, फिर यहाँ पे डबल आता, डबल बॉन्ड यहाँ से CH हटता, फिर तो ये CH हो जाता, फिर CH3, तो ये प्रोडक्ट बनता। तो मेजर कौन सा होता फिर, जब दो प्रोडक्ट, दो तरह का पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो क्या कोई मेजर होगा या कोई माइनर होगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेजर, तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, वैसे तो ये मोर स्टेबल अल्किन है, सेटजेफ रूल है, हाईली अल्काइलेटेड अल्किन सब मोर स्टेबल होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे हम बता सकते हैं कौन मेजर होगा। बीटा हाइड्रोजन अगर दोनों जगह है, दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि देखना है कि बीटा हाइड्रोजन दोनों जगह पे कितना कितना है, इस जगह पे कितना है 3, इस जगह पे कितना है 2, तो 2 वाले इसका यूज करके अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, वो मेजर बनेगा। तो इसका यूज करके तो हम ये बनाए हैं, और 2 ये तो कम है, 3 से 2 ये कम है, तो इसका यूज करके हम ये वाला प्रोडक्ट बनाए हैं, तो ये क्या होगा ज़्यादा बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये कम बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस H2O चाहे तो लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये तो हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, और ये भी क्या हुआ बीटा। तो अब प्रोडक्ट यहाँ पे दो तरीके से इसको हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2 इस प्रोडक्ट से क्या बनेगा प्रोडक्ट। इसमें क्या है ना कि दोनों बीटा फिर से सेम नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचें तो इस बीटा पे CH3 है, इस बीटा पे तो CH3 नहीं है, इस बीटा पे कितना हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, इसको सेंटर में मान के सोचते, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, इस पे कितना हाइड्रोजन होगा 2, इस पे कितना हाइड्रोजन होगा, तो एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, इसको सेंटर मान के सोचते, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इसका तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी दिख रहा है, बीटा पे हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन एक कम से कम एक है यहाँ पे, इस पे एक बीटा हाइड्रोजन, इस पे 2 बीटा हाइड्रोजन, तो जहाँ से कम बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे लेस बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो जहाँ से कम है वहाँ से अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो मेजर बनेगा। तो अगर हम इसका यूज करें तो डबल बॉन्ड इस अल्फा बीटा के बीच में आएगा, OH तो हट ही जाएगा, ये तो H2 बन के निकलेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 तो जस्ट ऐसे ही है, वो तो रहेगा जैसे है वैसे ही, वो बीटा पे है, तो बीटा वाले जगह पे हाइड्रोजन हटता है, CH3 नहीं हटता है, तो अल्फा बीटा के बीच में मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। हमको CH3 को नहीं हटाना है, हमको हटाना है हाइड्रोजन को और OH को, इसको और इसको, ये बन के निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर कोई इधर का यूज कर लेता इस H और OH को, तो एक प्रोडक्ट ये भी बनता, लेकिन इधर बनाते हम तो CH3 तो ऐसे ही रहता, उस पर तो कोई चेंज नहीं आता, OH तो हट नहीं जाता, लेकिन हाँ मेजर प्रोडक्ट ये नहीं, ये मेजर प्रोडक्ट बनता जिसपे CH3 दिख रहा है प्रेजेंट। तो ऐसे हम लोग मेजर माइनर फाइंड करते हैं, और साथ में H2O तो निकलता ही यहाँ पे, 2H2 बन जाता है, इसकी वजह से इसकी वजह से, तो ये होगा यहाँ पे मेजर और माइनर। वैसे जब मेजर माइनर लिखते हैं हम लोग तो H2O को स्किप करते हैं, तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ रिएक्शन देखेंगे फिनॉल्स के, फिनॉल्स का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, उससे फिनॉल से बहुत सारे नेम रिएक्शन है, कॉल्बेज रिएक्शन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन है, वो सब रिएक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।